शहर के सबसे बड़े बिल्डर विक्रम खन्ना के लिए इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं थी सिवाय पैसे के। उसके पास 1000 करोड़ का साम्राज्य था, लेकिन उसकी नज़रें अपनी माँ सुमित्रा देवी के नाम पर दर्ज उस पुश्तैनी ज़मीन पर थी जो शहर के बीचों बीच स्थित थी और जिसकी कीमत अब 200 करोड़ हो चुकी थी। सुमित्रा देवी एक शांत स्वभाव की महिला थी जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी, लेकिन विक्रम और उसकी महत्वाकांक्षी पत्नी माया ने उन्हें एक पुराने गोदाम में कैद कर दिया था ताकि वे कागजात पर अंगूठा लगवा सकें। उन्होंने सुमित्रा को महीनों भूखा रखा, सर्दी में ठिठुरने दिया, लेकिन सुमित्रा के होठों पर कोई शिकन नहीं थी। एक रात माया ने सुमित्रा के हाथ पर जलती हुई सिगरेट दागी और चिल्लाई, बुढ़िया साइन कर दे, वरना आज रात ये गोदाम ही तुम्हारी कब्र बन जाएगा। सुमित्रा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कांपते हाथों से कागज़ों पर अंगूठा लगा दिया। विक्रम खुशी से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, आज से मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। कल सुबह ही मैं इसे मल्टीनेशनल कंपनी को बेचकर अपनी एसेट वैल्यू दोगुनी कर लूँगा। अगली सुबह विक्रम ने पूरे शहर में पार्टी का ऐलान किया, लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले उसकी आलीशान हवेली को चारों तरफ से सरकारी गाड़ियों ने घेर लिया। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें एक साथ अंदर दाखिल हुई। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने ऑफिसर से पूछा, यह क्या बदतमीजी है? मैं एक ईमानदार टैक्स पेयर हूँ। ऑफिसर ने ठंडी मुस्कान के साथ एक फाइल मेज़ पर पटक दी। विक्रम खन्ना, जिस ज़मीन के तुम मालिक बनने के सपने देख रहे थे, वह ज़मीन पिछले 20 सालों से ब्लैक लिस्टेड है। उस ज़मीन के नीचे दशकों पुराना रासायनिक कचरा दबा हुआ है, जिसे ठिकाने लगाने के लिए सरकार ने उस ज़मीन को डेंजर जोन घोषित कर रखा है। उसे बेचना तो दूर, वहाँ एक ईंट रखना भी देशद्रोह है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑफिसर ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने ये बात छुपाए रखी थी। वह जानती थी कि जिस दिन ये ज़मीन किसी और के नाम हुई, उस दिन से उसकी सारी कानूनी जिम्मेदारी नए मालिक पर आ जाएंगी। तुम्हारी माँ ने जानबूझकर इस ज़मीन का बोझ ढोया हुआ था ताकि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन तुमने उसे ही कैद कर लिया और कल रात जो कागज़ों पर तुमने अपने अंगूठे लगवाए, उस पर तुम्हारी माँ ने पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं बल्कि वॉलंटरी लीगल लाइबिलिटी के साथ साथ तुम्हारी कंपनी के सारे फर्जीवाड़ों के कबूलनामे पर दस्तखत करवाए हैं। विक्रम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस 200 करोड़ के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, वही उसे उम्र कैद की दहलीज पर ले आया था। तभी हवेली के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी। सुमित्रा देवी बाहर निकली। उन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और अपने वकील की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, मैंने इसे पालने में गलती की थी, पर कानून के सामने इसे खुद को साबित करने का मौका मैंने दे दिया है। विक्रम ने चिल्लाकर अपनी माँ को पुकारा, लेकिन सुमित्रा देवी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जिस ज़मीन को वह अपनी जागीर समझ रहा था, वह उसके लिए फांसी का फंदा साबित हो चुकी थी। बाहर मीडिया के कैमरे फ्लैश कर रहे थे और विक्रम का बनाया हुआ कांच का महल एक पल में चकनाचूर हो गया था। लालच की आग ने अंततः उसी को जला दिया जिसने इसे जलाया था।
हवेली के बाहर खड़ी उस लग्जरी एस क्लास का पिछला शीशा धीरे से ऊपर चढ़ा और कार बिना कोई शोर किए उस कोहरे में ओझल हो गई, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। विक्रम सड़क के बीचों बीच हथकड़ियों में जकड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने से वह काला शीशा हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में एक ही विचार बार बार गूंज रहा था, वह मुस्कान जो उसकी माँ ने तहखाने में तब दी थी जब वह उसे मौत की दहलीज पर ढकेल रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर पुलिस ऑफिसर को रोकना चाहा नहीं। यह साजिश है, वह मेरी माँ है, वह मेरे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती, उसे वापस बुलाओ। ऑफिसर ने विक्रम की ओर देखते हुए एक ठंडी फीकी हंसी हंसी। उसने विक्रम के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारी माँ ने पिछले 10 साल अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर दांव पर लगाई थी कि उसका बेटा जेल न जाए। उसने 800 करोड़ का वो मौत का कुआं अपने सीने पर ढक रखा था, लेकिन तुमने उसे ही अपना दुश्मन बना लिया। जिस दिन तुम उस तहखाने में बर्फीले पानी की बाल्टी लेकर गए थे, उसी पल से एक माँ का वात्सल्य मर चुका था और एक न्यायप्रिय इंसान का सब्र टूट चुका था। विक्रम और माया को पुलिस वैन में ढकेल दिया गया। वैन का पिछला दरवाज़ा जब बंद हुआ तो अंदर अंधेरा था, ठीक वैसा ही जैसा कुछ दिन पहले तक उस तहखाने में सुमित्रा देवी के लिए था। तिहाड़ जेल की एक सीलन भरी कोठरी में विक्रम बैठा था। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसे देखकर कोई पहचान नहीं पाता कि यह वही रईस विक्रम मल्होत्रा है। उसके पास एक वकील का खत आया था। वह खत सुमित्रा देवी का था। विक्रम ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा नोट था। बेटा, उस तहखाने की सीलन और ठंड का दर्द अब महसूस हो रहा है। तुमने हवेली की दीवारों पर जो लाखों की पेंटिंग टांगी थी, उनमें एक और पेंटिंग जुड़ गई है तुम्हारी अपनी बर्बादी की। मैंने तुम्हें 500 करोड़ का साम्राज्य दिया था, लेकिन तुमने अपने लालच से उसे 800 करोड़ के गुनाहों में बदल दिया। अब इस उम्र कैद की काल कोठरी में बैठकर सोचना कि एक माँ का अपमान करने की कीमत क्या होती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया था और आज कानून के जरिए मैंने तुम्हें एक नया जन्म दिया है, अपराधी का। सुमित्रा देवी। विक्रम ने खत को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। माया, जो अब जेल की लॉन्ड्री में काम कर रही थी, उसकी चीखें सुन रही थी। उन दोनों के पास अब न हवेली थी, न रसूख, न पैसा। उनके पास सिर्फ वह खौफनाक यादें थी जो उन्होंने अपनी माँ को दी थी। उधर शहर से दूर एक शांत और आलीशान बंगले में सुमित्रा देवी खिड़की के पास बैठी थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी तस्वीर को चूमा। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने अपने बेटे को सजा नहीं दी थी, उन्होंने बस उसे उसके अपने ही बोए हुए बीज की फसल काटने के लिए मजबूर किया था। सड़क पर आज भी लोग उस 50 करोड़ की हवेली के सामने से गुजरते हुए डरते हैं, क्योंकि अब वह हवेली किसी महल जैसी नहीं, बल्कि लालच और बदले की उस खौफनाक कहानी के स्मारक जैसी दिखती है, जिसे दिल्ली कभी नहीं भूल पाएगी। विक्रम और माया की जेल की कोठरी में सन्नाटा। अब उनकी नई दुनिया थी, लेकिन
उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए जेलर के भारी जूतों की आवाज़ गूंजी। कोठरी का लोहे का दरवाज़ा खुला। बाहर सुमित्रा देवी का वही वकील एडवोकेट सिंघानिया खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। विक्रम ने फटी हुई आंखों से वकील की ओर देखा। क्या वो फिर आई है क्या? वो मुझे तड़पते हुए देखने आई है, सिंघानिया ने कोई भाव दिखाए बिना कहा। विक्रम, तुम्हारी माँ ने जेल प्रशासन से विशेष अनुमति ली है। वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। दोपहर की तपती धूप में विक्रम और माया को जेल के एक अलग विजिटिंग रूम में ले जाया गया। कांच की उस दीवार के पार सुमित्रा देवी एक सफ़ेद सूती साड़ी में बैठी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में वह चट्टानी दृढ़ता थी जिसने कभी विक्रम के पूरे वजूद को हिला दिया था। विक्रम का गला सूख गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ, सब कुछ छीन लिया आपने, सब कुछ। हम जेल में हैं, दुनिया हम पर थूक रही है। क्या आपको अब शांति मिली? सुमित्रा देवी ने धीरे से कांच पर अपना हाथ रखा। उनकी आवाज़ में नफरत नहीं बल्कि एक डरावनी स्पष्टता थी। उन्होंने कहा, विक्रम, तुमने 500 करोड़ की कंपनी के लिए अपनी माँ को बर्फीले पानी में डुबोया था। तुमने यह सोचा था कि तुम जीत गए हो, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि उस कागज़ पर जिस खून से तुमने अंगूठा लगाया था वो महज स्याही नहीं थी, वो तुम्हारे पूरे ख़ानदान की वसीयत थी। माया चिल्लाई, आपने हमें फंसाया है, आपने हमें जेल में डाला है। सुमित्रा देवी ने माया की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। फंसाया नहीं बेटी, मैंने तो बस तुम्हारे ही किए हुए पापों का आईना दिखाया है। तुम दोनों को लगा था कि मैं उस तहखाने में मर जाऊंगी, लेकिन सच तो यह है कि मैं उस तहखाने में पुनर्जीवित हुई थी। सुमित्रा देवी ने अपनी झोली से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और मेज़ पर रख दिया। उन्होंने बटन दबाया। उस रिकॉर्डर में विक्रम और माया की वही आवाज़ें थी जब वे उस बेसमेंट में खड़े होकर सुमित्रा देवी को टॉर्चर कर रहे थे, और जब वे अपनी माँ को सड़क पर धक्का देकर जश्न मना रहे थे। सुमित्रा देवी ने कहा, यह रिकॉर्डिंग उस तहखाने की दीवारों में छुपे माइक्रोफोन से हुई थी जो तुम दोनों ने उस रात की। वो आज सबूत बनकर दुनिया के सामने है। अब ना तो कोई जमानत मिलेगी और ना ही कोई वकील तुम्हें बचा पाएगा। कानून की चक्की अब पीसना शुरू कर चुकी है। विक्रम के पैरों के नीचे से फिर से जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि यह सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी माँ ने उसे उम्र कैद की ऐसी गलियों में ढकेल दिया है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सुमित्रा देवी खड़ी हुई। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, मैंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा था, लेकिन तुमने मुझे उस तहखाने में मारने की कोशिश की। आज से मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हो। यह जेल तुम्हारी नई दुनिया है और यहाँ का हर एक दिन तुम्हें उस तहखाने की याद दिलाएगा जहाँ तुमने मुझे तड़पाया था। सुमित्रा देवी के जाने के बाद विक्रम और माया उस कमरे में अकेले रह गए। अचानक जेल के शायरन बज उठे। उन्हें पता चला कि उनकी संपत्तियाँ, उनकी महंगी गाड़ियाँ और उनका नाम सब कुछ नीलाम कर दिया गया है ताकि उस 80 करोड़ के कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा चुकाया जा सके।
जेल की उस अंधेरी कोठरी में वापस जाते हुए विक्रम ने आसमान की ओर देखा। उसे अब समझ आया कि 500 करोड़ की वह कंपनी कोई खजाना नहीं बल्कि एक जहरीला कांटा था। उसने उस कांटे को खुद अपने हाथों से अपनी रगों में उतार लिया था। उस दिन के बाद से विक्रम और माया का नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया। रही बात सुमित्रा देवी की, तो वह अब भी शहर में कहीं रहती हैं, लेकिन अब उनके पास ना कोई कंपनी है ना कोई हवेली। उनके पास है तो बस एक ऐसी शांति जो उन लोगों को नसीब होती है जिन्होंने अपने दुखों के बदले न्याय का चक्र पूरा कर लिया हो। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।